दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, टेक मास्टर एजुकेशन चैनल की इस क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं ये आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जो पिछली क्लास में हमने जो स्टडी किया था वो था डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था और उनके जो एग्जांपल्स थे वो भी आपके सामने रखे थे। और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सभी एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिकल करके देखे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका समाधान होगा और आपको प्रैक्टिकल भी करा के दिखाया जा सकता है अगर आपकी कुछ इस तरह की समस्या है। आज मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ जो हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल से रिलेटेड कल आपसे डिस्कस किया था, यानी कि प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था। हमने डेटा टाइप किस तरह से यूज करना वो हमने सीखा। आज मैं आपको डेटा टाइप के बारे में एक उसकी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेटा टाइप की अपनी एक कैटेगरी तो ही है, लेकिन उसके जो टाइप मेंटेन किया गया उसको कैसे तरह से मेंटेन किया गया, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर उसके टाइप भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स, ये क्वेश्चन बनता है दिन भर। तो डेटा टाइप्स की जो कैटेगरी है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको वेरिएबल्स की कैटेगरी बताऊंगा कि वेरिएबल्स की भी एक कैटेगरी होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और वो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे वहाँ पर इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है, काफ़ी यूजफुल फीचर होता है हमारा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स का। अब मैं आपको जल्दी से अपने जो डेटा टाइप्स है उसकी कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ। आप डेटा टाइप तो समझ चुके हैं कि डेटा टाइप हम लोग किस तरह से क्यों मेंटेन करते हैं, क्या उसका यूज है बेसिकली, वो हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर आप तब करिएगा। देखिएगा, डेटा टाइप बेसिकली ये मैंने हेडिंग मेंटेन किया आपके लिए, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप ऐसे कैटेगरी अगर देखें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट प्रिमिटिव और सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। साधारण और असाधारण, नॉर्मली अगर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें, लेकिन आपको यहाँ इन टर्म को इस तरह से नहीं समझना है। आप जरा समझिएगा ये जो कैटेगरी है किस तरह से मेंटेन की जाती है, आपको कैसे याद रखना है। प्रिमिटिव जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं ये वही सारे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किए थे। जैसे हमने कैर डिस्कस किया था आपसे, इंट डिस्कस किया था और फ्लोट डिस्कस किया था, या इससे जुड़े हुए और भी जो डेटा टाइप्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव में क्या आएंगे मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपके जहन में ये चीज फिट हो जानी चाहिए कि प्रिमिटिव से मतलब क्या है और यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव से मतलब क्या है, ये कैटेगरी बनाई क्यों गई। डेटा टाइप्स की जो कैटेगरी है उसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव इसलिए बनाए गए क्योंकि ये जो डेटा टाइप हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया, जैसे इंट था, फ्लोट है, कैर है, या फिर हम लोग डबल है या लॉन्ग है, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये सभी डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। ये सी ने हमें पहले से ही बनाकर दिए हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनके रूल्स, इनके फीचर्स, इनका मेमोरी रिजर्वेशन किस तरह से होना है, कितना होना है, ये सब कुछ सी ने हमें पहले से ही इसके रूल्स और गाइडलाइंस, इसकी प्रॉपर्टीज पहले से ही सेट करके दी हैं। इसलिए इनको प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स या फिर बेसिक डेटा टाइप जो कि सिर्फ सी के फीचर्स को हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये हमें सिर्फ यूज करने हैं, इनको बनाना नहीं है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर अगर हम लोग जाएं, यहाँ पर वो डेटा टाइप्स आते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद बना रहा है, खुद अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको तैयार कर रहा है। सिर्फ नेमिंग टर्मिनोलॉजी, जो टाइप टर्मिनोलॉजी है वो हमें प्रीडिफाइंड मिला है, बाकी जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसका मेमोरी जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है या मेमोरी साइज से रिलेटेड जितने भी इसके फीचर डिसाइड करने हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी सेट करनी है, वो सब यूजर डिफाइंड होता है। इनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से जाना जाता है। मैं नेमिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आती है एरेज,
आप लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं फिलहाल, आगे चल के कंसेप्ट आए हैं हमारे एरे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एरेज आते हैं, फंक्शंस आते हैं, यहाँ पे फंक्शंस आप डिस्कस करेंगे आगे चल के। एरे, फंक्शंस, यूनियन, स्ट्रक्चर, इस तरह के ये सभी हमारे जो डेटा टाइप्स हैं जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स माने जाते हैं, या यूजर डिफाइंड जो अपनी रिक्वायरमेंट है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके हिसाब से इनको बनाकर तैयार करता है, और फिर अपनी प्रोग्रामिंग की जो प्रॉपर्टीज है, अपनी प्रोग्रामिंग की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो प्रोग्राम का जो टास्क है उसको पूरी तरह से परफॉर्म करता है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये दोनों कैटेगरी आपको याद रखनी है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रीडिफाइंड है वो सब हमारे जो प्रिमिटिव होते हैं, और जो यूजर डिफाइंड है वो सभी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में भी क्लियर कर देता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। वेरिएबल्स हमने आपसे डिस्कस किए थे पिछली हमारी जो क्लास रही थी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की। ये वेरिएबल्स किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल्स हम जानते हैं वैल्यू होल्डर्स होते हैं। अगर हम लोग इसकी टाइप कैटेगरी के हिसाब से जाएं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल हमारे बिल्कुल उसी तरह से दो टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, ये भी कैटेगरी दो ही है, लेकिन यहाँ कैटेगरी कौन कौन सी बात समझिएगा। यहाँ पे है लोकल वेरिएबल्स और सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स, देखो जैसा नाम है वैसा इनका काम है। लोकल है एक ब्लॉक के अंदर इनको बनाया जाता है और वहीं पर इनका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है इनकी। एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर चलने वाले जितने हमारे वेरिएबल्स हैं, क्रिएट होना उनका, इनिशियलाइजेशन होना उनका, जो भी ऑपरेशंस होती है, जो सब कुछ होना है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ही वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो वो सब लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, देखो नेमिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ग्लोबल वेरिएबल वो है जो कि एंटायर प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी इनको एक्सेस किया जा सकता है, वो सब हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। हमने जिस वक्त आपको स्टार्टिंग में जो हमने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, किस तरह से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वहां पर हमने एक ग्लोबल सेक्शन आपके सामने रखा था। उस ग्लोबल सेक्शन के अंदर यूज होने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल भी बताता हूँ, उस स्ट्रक्चर की एक बार फिर से याद दिलाता हूँ आपको, क्योंकि वो रिन्यू हो जाएगा वो चीज, आप जरा समझिएगा। मैं वो स्ट्रक्चर आपके लिए यहाँ बनाया हूँ, आपको याद आएगा वो स्ट्रक्चर क्या था कि किस तरह से प्रोग्राम हम लोग मेंटेन करते थे। सबसे ऊपर यहाँ पर होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद हमने बात की थी आपसे लिंकिंग सेक्शन की, और यहां पर होता था हमारा ग्लोबल सेक्शन, और ये है मेन फंक्शन सेक्शन, और सबसे लास्ट में आता है सब फंक्शन सेक्शन। ये सब हमने आपसे स्टार्टिंग की जो हमारी क्लासेस थी उन क्लास में आपसे डिस्कस किया था, आपको याद होना चाहिए सब कुछ। तो ये जो ग्लोबल सेक्शन है आपका ये वाला, इस ग्लोबल सेक्शन के अंदर यूज होने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल जो आपके यूज होंगे वो बेसिकली एक्सेस होंगे, मेन के अंदर भी वो एक्सेस होते हैं और सब फंक्शन सेक्शन के अंदर भी एक्सेस होते हैं, और आगे भी अगर कोई सब फंक्शन सेक्शन आपने इस्तेमाल किया वहां पर वो एक्सेस हो सकते हैं। तो ग्लोबल बेसिकली एक अगर टर्म के साथ देखें, ग्लोबल का मतलब होता है व्यापक, यानी कि उसका अपना जो एक्सेसिंग एरिया है वो पूरे एरियाज के अंदर होता है। मेन फंक्शन सेक्शन और अदर जो है बॉडी एरिया ऑफ द मेन फंक्शन, वहां पर उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोकल वेरिएबल के बारे में बात करें तो लोकल वेरिएबल अगर आपने सब फंक्शन सेक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल बनाया है तो वो उसी सेक्शन के अंदर बनेगा, वहीं पर उसका पूरा लाइफ साइकिल यूटिलाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है बेसिकली। मैं आपको एक जर्नल एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर एक नल लगा हुआ है, तो आप उसकी पूरी तरह
से ऑथराइजेशन रखते हैं, आप उसके ऑनर हैं। अगर पड़ोसी आपके नल को यूज करना चाहता है तो आपकी परमिशन के बगैर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एक लोकल एरिया के अंदर, यानी कि आपकी अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो एक लोकल एरिया के अंदर यूज होने वाला एलिमेंट है, यानी कि नल आपकी अपनी लोकल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर वो नल ही किसी मोहल्ले के चौराहे पर लगा दिया जाए तो उस नल को सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसका जो एरिया है वो खत्म नहीं हुआ है, किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। तो वो एक ग्लोबल एरिया के अंदर यूज किए जाने वाला है वस्तु होगी जो हमारा नल है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दिस इज अ ग्लोबल एलिमेंट, यानी कि हमारे इस एरिया को आप ग्लोबल एरिया मानते हैं। अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो वो या तो मेन फंक्शन के अंदर ही बनाया जाएगा, यूज किया जाएगा, या फिर सब फंक्शन सेक्शन के अंदर ही बनाकर यूज किया जाएगा। तो ये दो एरिया हैं और इन्हीं एरिया के हिसाब से इनका लाइफ साइकिल भी डिसाइड होता है। लोकल वेरिएबल अपने लोकल एरिया के अंदर ही क्रिएट होगा, यूटिलाइज होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि पूरा लाइफ टाइम इसका वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और ग्लोबल सेक्शन के अंदर यूज होने वाले जो वेरिएबल हैं उनका लाइफ टाइम पूरे एंटायर प्रोग्राम के अंदर होता है, चाहे आपका मेन फंक्शन सेक्शन हो या फिर सब फंक्शन सेक्शन हो। तो इस तरह से आपके जो वेरिएबल हैं इनकी कैटेगरी वाइज आप समझना है आपको, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ये एग्जाम के अंदर आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, चाहे डेटा टाइप से रिलेटेड जो मैंने बात की आपसे, और इसी तरह से आपका ये वेरिएबल वाला कंसेप्ट है। तो प्रीवियस क्लास का जो कंसेप्ट हमारा जो बाकी था वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। आपसे इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको जरूर स्टडी करना है। अब मैं इस कंसेप्ट को रफ कर रहा हूँ और आपको एक एग्जांपल प्रोग्रामिंग का आपको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ी सी अपनी क्लास को, क्योंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपके हर रोज आने हैं और वो आपको स्टडी करने हैं और प्रैक्टिकल करके देखने हैं आपको अपने सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल कराया गया है। अगर प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखो अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आपको डिस्कस जरूर करनी है। अगर आप लोग प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं आपको एक जनरल एक एग्जांपल बना के चलता हूँ, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, डेटा टाइप से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो टास्क हैं वो आपको सी के अंदर क्लियर करके चलने हैं, यानी कि जो हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो भी चलते रहेंगे और साथ ही साथ हम लोग छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हम लोग डेवलप करते चलेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लाता हूँ। रेगुलरली आप क्वेश्चंस पुट अप करने की आदत बनाएंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं फिलहाल। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं क्या समझूं, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा। आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं पुट अप कर पा रहे, तो क्वेश्चन आप जरूर पुट अप करें। मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन मेरा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट्स sum of two variables, यानी कि दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है, सम नहीं करना है, टोटल करना है। तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको देखना है। जरा मैं आपको प्रोग्राम बना रहा हूं और आपको समझना है और इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगानी है, हैश include stdio.h has include conio.h। ये दोनों हेडर फाइल है, रट लीजिएगा तो आप इस्तेमाल करनी है। मैं आपको एक स्पेशल क्लास भी दूंगा, आपको ये भी चीज सबको बताया जाएगा ये हेडर फाइल बेसिकली किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मैं आपको वो भी जरूर बताऊंगा प्रैक्टिकली। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा पैशन रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो टाइम में आपको क्लियर की जाती है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेन फंक्शन वर्ड में और ओपनिंग ब्रेस। इसके बाद मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा ऐसे जिसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा और एक वेरिएबल ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर उन दोनों वेरिएबल का कैलकुलेशन करेंगे। ये आपको मेंटली क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें टास्क क्या परफॉर्म करना है और कैसे करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट्स टू वेरिएबल्स, यानी कि वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो तो वैल्यू होंगे हमारी
और एक ऐसा कंटेनर होगा जिसके अंदर उनका टोटल हमें रखना है। तो मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं, इंट एक मैंने सपोज x बनाया, कोमा y और कोमा z। इस तरह से आप कोमा लगाकर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अलग अलग लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में क्रिएट करना है तो आप कोमा लगाकर आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन लगाया। x में एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूं, सपोज x में मैंने एक वैल्यू डाल दी 100 और y में मैंने दूसरी वैल्यू डाल दी सपोज 200। मैंने दोनों को सम करना है। z = x + y, बिल्कुल वैसे जैसे मैथमेटिक्स जो हमारा रूल होता है बिल्कुल उसी तरह से करना है। अब आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट तो हमने कर दिया है, लेकिन अब हमें स्क्रीन पर प्रिंट भी करके दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे? तो मैं चाहता हूं x, y और z तीनों की तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको राइट करके लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, यानी इसके बाद की जो लाइन है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू प्रिंट करूंगा, फिर मैं y की वैल्यू प्रिंट करूंगा, फिर मैं z की वैल्यू प्रिंट करूंगा। जो प्रॉपर मैसेज है कैसे बनता है प्रिंटफ। तो आप मैसेज बनाइए वैसे वैल्यू ऑफ x = या फर्स्ट नंबर ऐसा कुछ डाल सकते हो। और क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो %d आपने लिखा, कॉमा लगाया, x हमने मेंटेन कर दिया। आपको एक चीज और समझनी है, लाइन भी ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी नेक्स्ट लाइन में अगर अगली हमारी वैल्यू आनी चाहिए तो आप %d के ठीक बाद क्या करें, यहाँ पे /n जरूर लगा दें, ताकि हमारी जो अगली वैल्यू है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। इसके बाद printf वैल्यू ऑफ y = %d, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है हमारा। /n आपको लगाना है यहाँ पे भी, और ये आपने y को प्रिंट किया। दोनों का कैलकुलेशन हमने किसमें कर रखा है, z में किया हुआ है। तो अब हम लोग z को प्रिंट करेंगे और z के लिए प्रॉपर मैसेज बनाएंगे, printf sum of x and y = अब आपको यहाँ /n लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ %d लगा के इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और कोमा लगाएंगे और z को लिख के इसको प्रिंट करेंगे। /n इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि इसके बाद हमें कोई न्यू लाइन नहीं चाहिए। फर्स्ट लाइन के बाद हमें नई लाइन चाहिए, सेकंड लाइन के लिए सेकंड लाइन के बाद नई लाइन चाहिए, थर्ड लाइन के बाद कोई लाइन हमें नहीं चाहिए। तो /n की हमने यहाँ पर कोई भी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसके बाद अपना प्रोग्राम आप ऑफ करें, गेट स्विच लगाएं और क्लोज करें। इस तरह से आपका प्रोग्राम ये बनकर तैयार हो गया। अब आप इसका आउटपुट देखिएगा, मैं साइड में यहाँ पे आउटपुट आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन तो करना आपको आइडिया है, रन करना है Ctrl+F9 से, ठीक है, भूलना नहीं है। तो आउटपुट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले वाली जो लाइन है वो लिख के आएगी, वैल्यू ऑफ x = x की वैल्यू हमने क्या रखी है 100, ये प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। और नेक्स्ट लाइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि /n हमने लगाया है। अगर आप /n नहीं लगाएंगे तो इसी लाइन के आगे प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ y, सेकंड लाइन में ये प्रिंट होगा और y की जो वैल्यू है 200 वो प्रिंट होगी। और z में आ गया दोनों का सम, मैसेज जो लिखा वो मैसेज आएगा सम ऑफ x एंड y = और दोनों का जो सम है वो है 300। ये स्क्रीन पे आउटपुट आएगा जब आप इसको रन करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से आउटपुट रन करने के लिए शॉर्टकट की बता रहा हूँ, Ctrl+F9 से आप इसको रन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो ये प्रोग्राम था हमारा, इस पूरे प्रोग्राम को आप वॉच कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रीड करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स की दो वैल्यू को टोटल करना है। तीन वेरिएबल बनाए हमने, दो तो हमारी वैल्यूज के लिए था, जो वैल्यू हमें इस वैल्यू को स्टोर करने का काम करेगी। तो x, y हमने वेरिएबल बनाए और एक z बनाया जो कि रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। z x के अंदर एक वैल्यू रखी है हमने, y के अंदर एक वैल्यू रखी है। वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है। इंटीजर टाइप हमने बनाया है वेरिएबल का, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आप स्टोर करें। जो दशमलव वाली वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू, वो आपको स्टोर नहीं करनी है। z हमने दोनों का टोटल निकाला और फिर हमें जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है उनको हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको प्रिंटफ फंक्शन बताया था। तो प्रिंटफ लिखा हमने वैल्यू ऑफ x, ये एक मैसेज है
जो कि स्क्रीन में प्रिंट होकर आएगा, जो आपको डालना ही चाहिए। मैसेज आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। %d लिखा हमने किसके लिए, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, और x क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से y को प्रिंट किया, और z के लिए भी हमने उसी तरह का मैसेज लगाया, और आप रिजल्ट देख रहे हैं। जब आप रन करेंगे तो इस तरह रिजल्ट आएगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है अपने प्रोग्राम का। और ये मैंने प्लस को जो है सोल्व करके दिखाया। आप माइनस करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है खुद। ये मैंने प्लस ऑपरेशन के लिए क्वेश्चन था जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया सम वाला। आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने हैं। और सॉल्व करके आप अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है वो आपको जरूर पूछना है। मैं प्रैक्टिकली डायरेक्टली सिस्टम पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम पे मैंने दिखा चुका। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो मैं जिस तरह से बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक उसी तरह टेस्ट करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने 1 बनाया है, आपको 3 टेस्ट करने हैं। इसकी जो अगली क्लास रहेगी हमारी, मैं कुछ स्पेशल और आपके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आऊँगा अगली क्लास के अंदर। तो फिलहाल आप इतना अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको आप इंक्रीज करें, साथ ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग जरूर डिस्कस करते रहें। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको छोटे छोटे देता जाऊंगा उनको आप जरूर सोल्व करना है। एक बार पूरे के पूरे बोर्ड को आप वो छेड़ लीजिए। मैं जरा साइड में जाता हूँ। ये हमारा जो कंसेप्ट है वो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है और साथ ही प्रोग्राम हमारा बना, छोटा सा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर इस्तेमाल करें। शुरुआत होती है यहीं से, तो आपको ये सब कुछ क्लियर करके चलना है दोस्तों, ठीक है। आज मैं फिलहाल तो यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी प्लानिंग रहेगी मैं आगे चल के अपनी क्लास के अंदर आपको फिर लेके आऊँगा। प्रैक्टिकल हमारा चलता रहेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और बार मैं इस बार फिर से कर रहा हूँ, हमारी जो क्लास है उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, लेकिन पूरा प्रयास करें उन सभी स्टूडेंट, उन सभी मित्रों से जो आपके खास हैं, स्पेशल हैं आपके लिए। तो कोशिश करें ये सभी क्लासेस उनके पास भी पहुँचे, और हमारा भी थोड़ा सा जो एनर्जी है, वो जो काम करने का हमारे अंदर जो उत्साह है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारी जो एफर्ट है वो एफर्ट सब लोगों तक पहुँचेंगे। जितने ज़्यादा लोगों तक ये एफर्ट पहुँचे उतना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ ही लोगों तक ये एफर्ट पहुँच रहा है तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और ना ही जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो डैमेज होने वाली चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे हम चाहते हैं सहयोग, और ये सहयोग हमें ज़रूर मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि ये जो विश्वास हमारा और आपके बीच बना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी क्लास हम लोग आगे चल के बनाएं, क्योंकि अभी शुरुआत है फिलहाल। आप जो भी आपके मित्र हैं, आपके स्कूल कॉलेज में जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, या आपके जो भी ऐसे मित्र हैं जो इन क्लासेस की फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें और उन्हें टेक्निक बताइएगा कि किस तरह से क्लास चलती है और क्या मेथड है, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, सी की स्टार्टिंग जो क्लास है उनके बारे में आप लोग डिस्कस करिएगा। और चैनल आपका है, हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हमने प्रयास किया है आपसे जुड़ने का। तो चैनल अब हमारा ही नहीं रहा, चैनल आपका भी है। तो जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब करें, बाकी मित्रों से आप सब्सक्राइब करें ताकि उन सभी तक क्लास पहुँच सके। और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करा दें ताकि जितनी हमारी क्लास है उन सभी का जो नोटिफिकेशन है वो उन सभी मित्रों तक जरूर पहुँचता है और क्लास का फ़ायदा टाइम टू टाइम मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है। लाइक डिसलाइक जैसा भी है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करें ताकि हम तक आपकी जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं पहुँच पाएगा हम लोग कोई आइडिया नहीं लगा पाते कि हमें आगे चल के क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।